यूपीआई का बता दूं, ये बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा करेंगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि वो अभी हो नहीं रहा। और मुझे ज्यादातर दोस्त सवाल करते हैं कि ये मयंक तिवारी जी के नाम पे है। तो भाई, ये मेरा फंडिंग का सिस्टम है, जो आप लोग ही मुझे कह रहे थे कि इंडिया के यूपीआई पे करें। तो मैंने ये कोशिश की है। मैं इंडिया का नंबर पे वो नहीं ले सकता, तो इसलिए ये मैंने अपने, मेरा छोटा भाई है जो मेरे सारे काम में मेरी मदद करता है, उसके नाम पे लिया है। तो आप यूं समझें जैसे आप उस नंबर पे भेज रहे हैं वो मेरे पास ही आ रहा है। तो पूरे ट्रस्ट के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। और हम कोई भी इलीगल चीज नहीं कर रहे, आपके सामने हमारी सारी एक्टिविटीज हैं। और ये यूपीआई से पहले भी आप मुझे पेपाल पे और थोड़ी बहुत जो करते थे, तो कोई इलीगल चीज हम नहीं कर रहे हैं। इंग्लैंड के और इंडिया के सारे कानून के मुताबिक कर रहे हैं। जो टैक्स पेमेंट होती है, जो सब कुछ होता है, वो हम पूरा कर लेते हैं। फिर भी अगर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस हैं तो हमें बताइएगा, तो हम इसको दूर कर देंगे। अजीज दोस्तों, स्टोरीज इस वक्त दो मेन चल रही हैं पूरी दुनिया में, खास तौर पे हमारे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। एक तो इसराइल है और दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप है। क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप ने बहुत ही लोगों का अरमानों पे पानी फेर दिया है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं। पाकिस्तानी जो बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ रहे थे, उनको पहले एशिया कप में पछाड़ा गया। ये अपने आप को वर्ल्ड कप के विनर समझते थे। ये एशिया कप के फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे, जहाँ पे श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान थी। तो ये एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचे। ये अभी एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भी नहीं जीत सके। तो इनकी औकात हमें पता है। बड़ी बड़ी बातें और नमाजें पढ़ने से ग्राउंड पे और सजदे करने से अगर मैच जीते जाते, तो कल श्री राम जी ने साबित कर दिया कि श्री राम जी विक्टोरियस हैं। और ये अल्लाह के मानने वाले फेल हो गए, क्योंकि वो केशव महाराज के बेट पे ओम लिखा होता है, और वो राम जी का भक्त है। और उसने पाकिस्तान को कल हरा दिया। अब उस पे जो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है एम्पायर के एक फैसले पे। तो देखें, डीआरएस है ना, वो अभी भी टेक्नोलॉजी 100% कंफर्म पे नहीं गई है, तो इसलिए एम्पायर कॉल पे चलता है। अब अगर ये डीआरएस आधे से ज्यादा विकेट से बाहर जा रहा था, खाली टच कर रहा था। अब अगर ये पाकिस्तान की फेवर में जाता तो वाह वाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सब मतलब वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं तो ये अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। अगर एक डीआरएस के कैंपेन पे आपका वर्ल्ड कप आप हार गए हो, तो आपको बैठ के सोचना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन सा डीआरएस था, इंडिया के खिलाफ कौन सा डीआरएस था। अफगानिस्तान ने खाली 2 विकेट लूज करके आपको हराया है। तो आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। आपका जो वो हाइप थी ना, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन और वर्ल्ड नंबर 3 इमाम उल हक और शाहीन आफरीदी और बेस्ट बॉलिंग अटैक, और 2 टके की औकात रह गई है आपको। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी, अब मैं ज्यादा उसमें डिटेल में आपको क्या जाऊं। सबसे ज्यादा छक्के एक बॉलर को जो पड़े हैं ना, वो हारिस रऊफ को पड़े हैं। हसन अली को तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा छक्के पड़े हैं इस वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा चौकों की लिस्ट में टॉप 5 में 3 पाकिस्तानी हैं। ये तो आपका बॉलिंग अटैक है। ये वर्ल्ड कप जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने आज कंटिन्यूस तीसरी बार 350 रन बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ बनाए। फिर ये पिछला मैच किसके खिलाफ था, बांग्लादेश या श्रीलंका के खिलाफ, उसके खिलाफ बने, नीदरलैंड के खिलाफ किया जो, और आज बनाए। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया अंबार लगा रहे हैं रन्स के, और आपसे एक 300 रन नहीं हो रहे भाई। 6 मैचों में एक बार 300 क्रॉस किया है। तो फिर सोचने का मुकाम पाकिस्तान को है। और बाबर आजम की जो बड़ी बड़ी बातें थी, रिजवान की जो नमाजें थी, अब जिस तरह आपने हमास की उनको डेडिकेट की थी, रिजवान ने अपनी सेंचुरी, उसके बाद रिजवान एक 50 नहीं कर सका। तो उसको सोचना है कि टेररिस्टों की सपोर्ट करोगे ना, तो फिर ये होगा। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है। कल इंडिया का मैच है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन T20 का भी और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का भी। इसके बावजूद इंग्लैंड इस वक्त 9th नंबर पे आया हुआ है।
इंग्लैंड बहुत बुरा खेल पेश कर रहा है और इंग्लैंड कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि जी वो दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा इसलिए हारे, ओ जी जय श्री राम के नारे लग रहे थे इसलिए हारे, ओ इंडिया के तमाशाई हमारे साथ ये कर रहे हो। तो भाई बैठ कर पाकिस्तानियों को सोचना है कि यही इंडिया के लोग आज भी चेन्नई में, हैदराबाद में आपको वेलकम कर रहे हैं। ये इंडिया वालों की शराफत है। एक भी पाकिस्तानी फैन को वीजा नहीं मिला, फिर ये पाकिस्तान की जर्सियां पहन के मैच देखने कौन आ रहा है? ये इंडियन है। तो सोचो बैठ के कि क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच कराची में हो रहा हो तो वहां पे कोई पाकिस्तानी इंडियन जर्सी पहन के आएगा तो गायब हो जाएगा। आज सुबह पंजाब यूनिवर्सिटी से वीडियो वायरल है, मेरे पास भी पड़ी है। एक लड़के को बलोच, कौन सा था, क्या नाम था, बलोच स्टूडेंट था, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से घसीटते हुए आईएसआई वाले लेके गए और हजारों पंजाबी स्टूडेंट खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो ये पाकिस्तान में हाल है और आप कह रहे हो कि जी इंडिया में हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। तुम लोगों के पेट देखो, वसीम अकरम कह रहा है 8 किलो मटन खा जाते हैं ये। तो तुम लोग भूखे नंगे हो, खाओ पियो में लगे हुए हो। पता नहीं और इंडिया में जाहिर है तुम्हें क्या क्या अय्याशियां मिली हुई हैं, उसमें लगे हुए हो तो ठीक है, तुम लोगों का यही वो है। अब भी आज भी मिकी आर्थर से पूछा गया तो कहता है कि स्टिल वी हैव ए चांस। अब कौन सा चांस है भाई? वी हैव ए चांस कि हम बाकी के 3 मैच भारी मार्जिन से जीत जाएं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराएंगे। आज न्यूजीलैंड ने 450 रन किए हैं, हारा 5 रन से खाली, लेकिन 450 रन किए हैं। ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराएंगे। ये बांग्लादेश या किससे बाकी है इनका? बांग्लादेश से बाकी है। बांग्लादेश से भी जीत जाए तो गनीमत है। तो अजीज दोस्तों, क्रिकेट के हवाले से मेरा ख्याल है इनफ हो गया। आते हैं गजा की तरफ। इसराइल ने थर्सडे को थोड़ी बहुत एंट्री डाली थी, लेकिन कल फुल फ्लेज एंट्री डाली है। इंटरनेट, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद कर दिए, अंधेरे में इनको मारा है। देखें, दुख तो होता है कि इंसान मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन उन इंसानों को भी अपना गिरेबान में भी झांकना होगा कि आप टेररिस्टों की जब सपोर्ट करोगे। अब आप देखें, हमास का हेडक्वार्टर पता चला है कि गजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में। अब इसराइल अभी तक उस पर हमला इसलिए नहीं कर रही कि वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग धड़ाम से गिरेगी। तो इस तरह की हरकतें हमास कर रहा है। और एक मुझे दिखा दें कोई इस मुसलमान, अरब, फलस्तीनी, कोई एक दिखा दें जो इनको, हमास को अब तक कंडेम कर रहा हो। इवन अरब खान जैसा, मतलब एक कमीना इंसान, वो भी कह रहा है फ्रीडम फाइटर है। किस किस्म के फ्रीडम फाइटर है? मैं समझता हूँ फत्ताह फ्रीडम फाइटर है। पीएलओ शुरू में टेररिस्ट थी, लेकिन बाद में यासिर अरफात ट्रैक पे आ गया। जब बहुत ज्यादा माल आने लगा, बीवी बच्चे अय्याशियों से पेरिस में रहने लगे सारे लीडर, तो इन्होंने टेररिज्म का रास्ता छोड़ के डिस्कशन पे आए, नेगोशिएशंस पे आए। लेकिन हमास तो आज भी यही कह रही है कि हम तो इसराइल को मिटा के रहेंगे। तो फिर वो जो डिमांड कर रहे हैं ना कि इसराइल ने ऑक्यूपाई किया, तो इसराइल ऑक्यूपाई ना करे तो इसराइल खत्म हो जाएगा। इसराइल की एक डिफेंस मिनिस्टर थी, उसने 60s में या 70s में एक बयान दिया था कि अगर अरब अपने हथियार फेंक देना तो जंग खत्म हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, अमन आ जाएगा। अगर इसराइल अपने हथियार फेंक देना तो इसराइल खत्म हो जाएगा। इसलिए कि ये लोग किसी कोई भी इसराइल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अब अगर आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं तो फिर ठीक है, चलें वापरी 47 की सिचुएशन पे चलते हैं। आप पूरा इसराइल ले लें, फलस्तीन, और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान भारत को दे दें। क्योंकि जब टू नेशन थ्योरी पे दो अलग अलग जगहों पे देश बने थे ना भाई, तो यहाँ पे चूंकि मुसलमान ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बना था तो सही है, सब अच्छा है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। और वहां पे एक इसराइली जिनका हिस्टोरिकल वहां पे वो है, इस पे कोई अब बहस करने की गुंजाइश नहीं। मैं 50 बार ये प्रूफ कर चुका हूँ, फलस्तीनियों का कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन ही नहीं है।
आज सुबह की वीडियो में भी मैंने उसमें बताया है, एक लड़के की वीडियो भी लगाई है कि यार कोई एक बता दो कि पैलेस्टीनियन मैनकाइंड हिस्ट्री में कोई एक कंट्री था उधर। फलस्तीन उस इलाके को नाम ओटोमन एम्पायर के जमाने में दिया गया है, और फिर ब्रिटिश एम्पायर तो मेरा ख्याल है 20-25 साल रही है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ने वहां पे ओटोमन एम्पायर से उसका कंट्रोल लिया था, इसराइल और फलस्तीन वगैरह का। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पार्टीशन का प्लान आया था, टू स्टेट इसराइल एंड पैलेस्टाइन। तो इसराइल वो ब्रिटिश एम्पायर ने उसका नाम फलस्तीन ही रहने दिया था, लेकिन दैट वाज पार्ट ऑफ एन एम्पायर। इंडिपेंडेंट कंट्री कभी नहीं रहा है, इसराइल रहा है इंडिपेंडेंट कंट्री, किंगडम ऑफ इसराइल रही है, किंगडम ऑफ जूडा रहा है। और इनका रिलीजियस कनेक्शन बताता है, इनके सारे प्रॉफिट उधर हैं। इनके दादा जो थे वो हजरत इब्राहिम थे, फिर इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, सुलेमान, दाऊद सब उधर ही पैदा हुए और ज्यादातर उधर ही दफन है। मुसलमानों का है ना मक्का भाई, मुसलमानों के दादा थे इब्राहिम के बेटे इस्माइल, वो मक्का में दफन है, सऊदी अरब में। प्रोफेट मोहम्मद मदीना में दफन है ना। तुम लोगों ने ले लिया ना एक, वो भी सनातनियों की जगह थी, वहां पे भी बुत परस्ती होती थी, लेकिन चलो तुमने ले लिया ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या रखा हुआ है? यहाँ पे तो प्रोफेट मोहम्मद जिंदगी में कभी गए नहीं। यहाँ पे हजरत उमर यरूशलेम की फतह के बाद गए थे गधे पे बैठ के या ऊंट पे बैठ के। यहाँ पे जबरदस्ती कबूल, जहां पे इजरायलियों का रिलीजियस कनेक्शन है। तो अजीज दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। अफसोस होता है कि इंसान मर रहा है, 8,000 फलस्तीनी मर चुके हैं, अंधेरे में बमबारी हो रही है, किस खौफ के आलम में लोग जी रहे होंगे। लेकिन वो इस्माइल हानिया हमास का कह रहा है ना कि हमारी औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है, और वो जो बच्चे पैदा कर रही हैं वो फ्यूचर मुजाहिदीन है। हम जब तक जिंदा हैं तब तक यही करते रहेंगे, या तो हम मर जाएंगे या इसराइल मर जाएगा। को एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। तो आप वन साइडेड सारी चीजें करो। अब इंडिया के ऊपर टोपी रखा हुआ है, प्रियंका गांधी टसवे बा रही है। आई डोंट बिलीव कि इंडिया ने एब्सटेन किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन पे। ये गांधी का नॉन वायलेंस कंट्री आज कहाँ पहुंच गया है? अरफा रो रही है, राना रो रही है, टसवे बा रहे हैं। तो भाई पूछो तो कि इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया? इसलिए कि वो वन साइडेड रेजोल्यूशन था, जॉर्डन ने पेश किया था। उस रेजोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इसराइल को कंडेम किया गया था, जबकि हमास को कंडेम करो। देखे कह रहे हैं सीज फायर करो, इस वक्त जोर पूरा सीज फायर पे। सीज फायर था ना, 7 अक्टूबर तक सीज फायर था, दोनों तरफ से मना थी कि आप फायरिंग नहीं करोगे। अभी साल 1.5 साल पहले यही चीज की थी हमास ने, लिमिटेड लेवल पे। फिर इसराइल ने बमबारी की, फिर पूरी दुनिया सीज फायर सीज फायर सीज फायर हो गया था। सीज फायर किसने तोड़ा? 7 अक्टूबर को हमास ने तोड़ा। 7 अक्टूबर को अचानक अंधेरे में एक सेलिब्रेटिंग नेशन जो अपना नेशनल डे मना रही थी म्यूजिक कंसर्ट में, उनके जवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को उठा के ले गए, 1400-1500 मार दिए। आज भी 250 इसराइल की, वो फलस्तीन की टनलों में, गजा की टनलों में हमास ने उनको बचा के रखा हुआ है, ह्यूमन शील्ड के तौर पे। आज सुबह खबर आई है कि 50 फलस्तीनी बच्चे हमास ने उठा लिए हैं ह्यूमन शील्ड के लिए। तो फिर आपको बैठ के सोचना होगा कि सीज फायर तोड़ा किसने, तो फिर रेजोल्यूशन में उसका जिक्र क्यों नहीं है? अब आज सुबह कनाडा ने उस जॉर्डनियन रेजोल्यूशन में एक अमेंडमेंट पेश की कि इसमें आप हमास को कंडेम करें, फिर आप इसराइल से कहें कि जंग रोको और ये वो। जब जॉर्डन की उस रेजोल्यूशन को कनाडा ने अमेंडमेंट की, तो इंडिया ने फौरन उसको एक्सेप्ट किया। इंडिया ने कहा हम इस पर वोट डालने को तैयार है जब आप हमास को कंडेम करोगे तो। लेकिन ये वन साइडेड, हमास के गुनाह भूल जाओ जिसकी वजह से जंग शुरू हुई है। जो मतलब आप कह रहे हो कि वॉर के भी लॉ होते हैं, फॉलो द रूल्स एंड लॉज ऑफ वॉर। तो भाई साहब वो रूल्स एंड लॉज ऑफ वॉर खाली इसराइल पे अप्लीकेबल हैं?
आप इंटरनेशनल फोर्स बनाए, रेजोल्यूशन पेश करें कि एक इंटरनेशनल फोर्स जो अफगानिस्तान में गई थी, जो इराक में गई थी, जो लीबिया में गई थी, आप इंटरनेशनल फोर्स बनाए, एक चले मुस्लिम फोर्स बनाए और गजा में जाए और हमास वालों को पकड़े कि फसाद की जड़ तो हमास है। इजराइल ने कभी भी ह्यूमन शील्ड नहीं बनाई। इजराइल सिविलियंस के आगे खड़ा होता है। इजराइल में 20% मुसलमान रहता है, अरब रहता है, और पूरे ह्यूमन राइट्स एंजॉय कर रहा है वहां पे। कभी उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। इजराइल सिविल सर्विस में, इजराइल आर्मी में मुसलमान अरब हैं। अगर इजराइल रेसिस्ट होता, इजराइल फैशिस्ट होता, तो ये अपने अरबों को मारता ना। 47 से पहले आज का जो गजा वेस्ट बैंक है, जॉर्डन, इजिप्ट, मोरक्को, कई अरब देशों में बेशुमार हजारों लाखों यहूदी रहते थे। सबको मार भगाया। आज ना मोरक्को में यहूदी मिल रहा है आपको, ना इजिप्ट में मिल रहा है, ना जॉर्डन में मिल रहा है, वेस्ट बैंक में नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। तो आपने तो अपने माइनॉरिटीज को हमेशा भगाया है, और आज भी ये प्रैक्टिस सारे इस्लामी देशों में जारी है। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, जितने भी आप इस्लामिक देश देख लें, ग्रेजुअली माइनॉरिटी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इस्लामिक देशों में ग्रेजुअली माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जहां पे नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, कहीं भी है। ये सब चीजें आपको नजर नहीं आ रही। अच्छा, मुझे भेज रहे हैं कि हिंदुओं के उठा रहे थे, अब यहूदियों को उठा रहे हो। पता नहीं तुम्हें यहूदी कितना माल दे रहे हैं। मुझे किसी यहूदी ने एक अप्रिसिएशन की ट्वीट तक नहीं की, एक कमेंट तक नहीं कर रहा कोई यहूदी। क्योंकि मैं तो ये सारी बकवास आपके सामने हिंदी में कर रहा हूँ, उर्दू में कर रहा हूँ। उनको कोई समझ ही नहीं आ रही, ना उनको इसकी परवाह है। मैं तो सच के साथ खड़ा हूं, और मैं डंके की चोट पे आपके सामने चीजें रखता हूं ना। या तो मुझे गलत साबित करो। आज सुबह किसी ने मैसेज भेजा कि जहां बड़ा देखता है वहां पे खड़ा हो जाता है। मुझे कह रहे हैं कि तुम खड़े हो जाते हो जहां पे बड़ा देखते हो, यानी मैं इसराइल के साथ अब खड़ा हूं। तो मुझे इसराइल कौन सा कुछ दे रहा है? मैं तो इंडिया के वीजा के लिए 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से पेपर जमा कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और चीजें कर रहा हूं। ना तो मुझे रो सपोर्ट करती है, ना मुझे कोई इसराइल सपोर्ट करता है। मैं तो अपने घर में कोने में बैठा हूं। उल्टा मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। मेरी बीवी की तबीयत इतनी खराब है, फिर भी वो शॉपिंग के लिए गई है, घर की शॉपिंग के लिए। मैं जाता था, शॉपिंग वजनी होती है। वो बेटे को लेके गई है शॉपिंग करने। मैंने कहा यार मैं लिमिटेड वो। आज मैं एक रामलीला का प्रोग्राम था, उसमें मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। पहली बार यहाँ पे हमारे लंदन में एक रामलीला हो रही थी। मैं सिर्फ इस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, क्योंकि वो दूर था, तो मुझे काफी लंदन में घूम फिर के, आज पूरे लंदन में लाखों मुसलमान जमा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि तुम इनके एजेंट हो। मैं तो डंके की चोट पे सारे आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं। या तो मुझे आप गालियां छोड़ो, मुझे साबित करो कि मैं गलत कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है यार, फलस्तीनी मर रहा है, लेकिन फलस्तीनी इस नतीजे पे लाने वाला कौन है, पहले ये बताएं ना। इस नतीजे पे लेके आने वाले हमास हैं, तो हमास को निकाल बाहर करो ना। हमास ने तो अभी उसने कमांडर ने उसको कहा है कि हम हर फ्रंट पे मुकाबला कर रहे हैं। पानी नहीं है, गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फिर भी वहां से वीडियोज आ रही हैं यार। वो एक टीवी चैनल है, पता नहीं कौन सा है, उसका रिपोर्टर ने कहा आई गोट ए कनेक्शन ऑफ इंटरनेट फॉर 1 मिनट, सो आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो। अबे ये लंदन जैसे शहर में वीडियोस अपलोड करने में आधा आधा घंटा लग जाता है। तुम्हारी वीडियो 1 मिनट में कनेक्ट भी हो गई, ट्वीट भी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई? मोबाइल कहां से चार्ज कर रहे हो? रॉकेट आ रहे हैं, गिर रहे हैं, लगातार रॉकेट वहां से चल रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है, दवाइयां नहीं है। मैं मानता हूं वहां पर इसराइल फुल फ्लेज एक बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, सिविलियंस भी मर रहे हैं, लेकिन वो सिविलियंस कौन से हैं भाई? एक हमास का कमांडर अपने बाप को फोन करता है, जो ऑडियो लीक हुई है और वायरल है। वो कहता है मैंने 10 हम यहूदी मार दिए।
तो उसका बाप कहता है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिविलियंस हैं। 2 दिन 7 अक्टूबर की सुबह सवेरे हमला करता है हमास। इजराइल ने जवाबी हमला 9 अक्टूबर को किया। 2 दिन किसी एक मुसलमान ने कंडेम नहीं किया, प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात, किसी एक मुसलमान ने ट्वीट नहीं की। ये आज जो ठेकेदार इस्लाम के बने हुए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब और इमारात और जिसको देखो कि इसराइल जुल्म कर रहा है, वो 2 दिन में तुम लोगों ने एक कंडेमनेशन की वो की कि हमास तुमने ये क्या किया। तो ये सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं कि कौन गुनाहगार है, किसका आप किसने ये सारा शुरू करवाया, और आज भी वो कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तो सबसे पहले इस फसाद की जड़ का फैसला करो। एक रेजोल्यूशन पेश किया यूनाइटेड नेशंस ने जिसमें कंडेमनेशन की गई हो कि हमास ने ये किया। इसराइल के खिलाफ फौरन शुरू हो गए, कभी सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया भी पेश कर रहा है, तो सब पेश कर रहे हैं। फिर जनरल असेंबली में तो खुली छूट होती है, हर कंट्री वोट कर सकता है। तो इसलिए जनरल असेंबली में तुम लोगों को हमास को कंडेम करने में मौत आ रही है, जिसकी वजह से मतलब 7 अक्टूबर तक तो कोई चीज नहीं थी। इसराइल ने क्या मतलब उसको कोई भूत चढ़ा था कि वो जाके अचानक अटैक किया। तो जिसने ये सारा कांड शुरू किया है उसको कंडेम नहीं कर रहा यूनाइटेड नेशंस। तो फिर इसराइल का तपना बनता है कि भाई ये वन साइडेड स्टोरीज छोड़ो। तुम लोगों ने 7 अक्टूबर से आज 29 अक्टूबर हो गई, 22 दिन हो गए, तुम लोगों ने अब तक यूनाइटेड नेशंस में हमास की कंडेमनेशन का एक रेजोल्यूशन पेश नहीं किया। इसराइल के लिए लग गए हो। चाइना रशिया का हमें समझ में आता है कि ये ग्लोबल गेम जो चल रही है, कल मैं लगा रहा हूं ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर वीडियो मैंने बना कर रखी है, एडिटिंग करनी रह गई है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ पूरा एक फैशिस्ट सिस्टम है। आप देखें ग्लोबल नॉर्थ में सारे गोरे कंट्री हैं इंक्लूडिंग रशिया, और ग्लोबल साउथ जिसके बारे में आज कहा जा रहा है पूरी दुनिया में कि इंडिया इज लीडिंग ग्लोबल साउथ। तो मैंने बैठ के पूरी रिसर्च की कि साला है क्या ड्रामा ये। तो ग्लोबल साउथ सारे नॉन गोरे कंट्री हैं, ब्राउन काले ये सब, अफ्रीका एशिया साउथ अमेरिका, और जितने गोरे कंट्री हैं पूरा यूरोप ग्रीस तक, रशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अमेरिका कनाडा, ये ग्लोबल नॉर्थ है। तो ये पावर गेम है। रशिया चाइना का हमें समझ में आता है, इनको किसी ह्यूमन राइट से मतलब है। चाइना क्या ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार है? 2 मिलियन उग्र जमा करके रखे हुए उसने अपने कंसंट्रेशन कैंप में। रशिया ने सोवियत यूनियन के जमाने में, स्टालिन और क्रुश्चेव के जमाने में मिलियंस ऑफ लोग मारे हैं। आज भी यूक्रेन में एक जंग चल रही है, सब कुछ है। इन लोगों का ह्यूमन राइट से क्या है? ये तो ग्लोबल पावर गेम है ना। अमेरिका यूरोप का ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है? आज भी ये ग्लोबल नॉर्थ के 85 टॉप के रिच आदमी है ना, इंडिविजुअल्स 85, वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के आधी पॉपुलेशन से ज्यादा अमीर है। यानी आप समझ लें 4 बिलियन लोगों की जितना वेल्थ है ना, जितनी दौलत है ना, वो 85 गोरों के पास है। उसमें से बहुत हुए तो 10 होंगे नॉन गोरे, यानी चाइनीज और इंडियन और इस तरह। आज भी पूरी दुनिया की प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 75% के मालिक हैं ये। आज भी अफ्रीका का हाल आप देख लें, किसने अफ्रीका का यह हाल किया है? कालों ने थोड़ी किया है। वहां पे भी फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम, इनकी आज भी चौधराट चल रही है। आज भी वो वहां पे डेमोक्रेसी लाने को तैयार नहीं कि डेमोक्रेसी आएगी तो आम पब्लिक तो इनसे नफरत करती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आएंगे जो वेस्ट से नफरत करते हैं। तो इसलिए ज्यादातर कंट्रीज में अफ्रीका में डिक्टेटरशिप रखी है या अपनी मतलब की हाइब्रिड रेजिम। तो अजीज दोस्तों, सारा पावर खेल है। और मुसलमान तो मैं मुझे
मैं परिवार में बैठा होता हूँ, इसलिए मेरी ज़बान मुझे कंट्रोल करनी पड़ती है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, अरे यार क्या मेरी पर्सनैलिटी? मैं एक आम आदमी हूँ, खुला बोलता हूँ। दिल कर रहा है मैं इनको गालियाँ दूँ। मुसलमान कंट्री, काय क्या मुसलमान कंट्री भाई? गजा में तबाही आई है, गजा में ये हो गया। 2 कंट्रीज की बॉर्डर मिलती है गजा से, जो एक की मिलती है इजिप्ट की, जॉर्डन भी करीब है। साफ कह दिया हम एक भी रेफ्यूजी नहीं लेंगे। काय का मुसलमान कंट्री? सऊदी अरब में कोई बड़ा कंसर्ट होने वाला है, पता नहीं क्या नाम था उसका, जा रही है वो, उसकी तैयारियां हो रही हैं। जबानी जमा खर्च सिर्फ पॉलिटिकल बयान दे देते हैं। $2 बिलियन लगा के हमास ने अंडरग्राउंड नेट टनल्स का नेटवर्क बनाया है। $2 बिलियन। $2 बिलियन में गजा में पानी की लाइनें लग जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम लग जाते हैं। आजकल तो पेट्रोल गैस की जरूरत नहीं है, आप ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, ये वो बहुत कुछ कर सकते थे, आपने वो सब नहीं किया। आपको पता है कि हमास अटैक करता है, जवाब में इसराइल बमबारी करता है, आपने बॉम्ब शेल्टर्स नहीं बनाए, इसराइल ने बनाए हैं ना। आपके पास $2 बिलियन थे वो सारी टनलें बनाने के लिए, और फिर ये इतने अमीर अमीर मुसलमान मुल्क हैं, क्या ये चाहते तो इतना सा गजा है, इतने से गजा को हांगकांग बना देते। बातें करवा लो इनसे। रेफ्यूजीज की बात करते हैं, जब तक अफगान रेफ्यूजी इनके लिए जरूरत बनता रहा, पाकिस्तान के लिए मुजाहिदीन थे, आज उनको भर भर कर निकाल रहे। ईरान ने लिए क्या अफगान रेफ्यूजी, पाकिस्तान निकाल रहा है ना। अब जो तालिबान का मुखालिफ अफगानी है, उसका वापस जाके क्या हाल होगा आपको भी अच्छी तरह पता है। कल 10 म्यूजिशियन ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तानी सरकार से कि हम तो म्यूजिशियन हैं, हमें तो तालिबान, हम वहां पहुंचेंगे तो उठा के गर्दन हमारी काट देंगे। किसी इस्लामिक देश ने आगे कहा कि हमें दो, हम रेफ्यूजीज को ले रहे हैं। 2000 अफगान रेफ्यूजीज इंग्लैंड ने एक्सेप्ट किए हैं, 12 फ्लाइटें भेजी हैं कि हफ्ते की एक फ्लाइट आएगी। ऑलरेडी एक फ्लाइट जा चुकी है, कल संडे को शायद दूसरी फ्लाइट जा रही है। 2000 अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान से इंग्लैंड ने ले लिए। फिर भी यहाँ पे लाखों जमा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। वो हमजा यूसुफ, मेरी फैमिली से कांटेक्ट खत्म हो गया, पता नहीं जिंदा होगी कि नहीं, इसराइल बमबारी कर रहा है, इसराइल वार क्राइम कर रहा है। हमजा यूसुफ उस वक्त मुंह बंद था जब हमास ने अटैक किया था, फौरन आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करता अगर तुम्हारे अंदर कोई गलत थी तो। मैंने रात में इसकी ट्वीट की है, इसकी वीडियो जो इसने स्कॉटिश पार्लियामेंट में तकरीर की थी कि जितनी भी हाई पोस्टें हैं उन पे गोरे लगे हुए हैं। तो अबे स्कॉटलैंड में गोरा नहीं होगा तो क्या तुम्हारा पाकिस्तानी होगा? फिर भी तुम वहां का फर्स्ट मिनिस्टर बने हो, वहां का ओपोजिशन लीडर पाकिस्तानी है। बता दो पाकिस्तान में किसी को बनाया हो आज तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। आपके अपने पाकिस्तानी हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी नहीं बन सकते पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हजारों साल से पाकिस्तानी है। ये क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी हजारों साल से, लेकिन वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने के बावजूद नहीं बन सकते। तो तुम यहां बैठ के बने हुए हो, फिर भी रेसिज्म कर रहे हो कि गोरे बैठे हुए, तो गोरे नहीं होंगे तो कौन होगा? इसके बावजूद आज की कंडीशन में देख लो, स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ, स्कॉटलैंड का ऑपोजिशन लीडर अनस चौधरी, लंदन का मेयर सादिक खान, मैनचेस्टर का मेयर पाकिस्तानी, बर्मिंघम का मेयर पाकिस्तानी, लीड्स का मेयर पाकिस्तानी, ब्रेडफोर्ड का मेयर पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर यूके ऋषि सुनक इंडियन, होम मिनिस्टर यूके सुहेला ब्रेवमन इंडियन। करके दिखाओ पाकिस्तान में ये, फिर तुम कहोगे कि भारत में भी ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। भारत में 10 साल मोदी जी से पहले एक 2% पॉपुलेशन वाला सिख प्राइम मिनिस्टर था। उस सिख के पीछे एक इटालियन लेडी पूरे इंडिया को रूल कर रही थी। भारत में बेशुमार प्रेसिडेंट आए हैं मुसलमान, सिख,
भारत का आर्मी चीफ एक पारसी रहा है, जो कि 0.00 पता नहीं कितनी परसेंट पॉपुलेशन है भारत की, इसके एक पारसी रहा है आर्मी चीफ। भारत का 2% पॉपुलेशन वाला सिख पाकिस्तान से हथियार रखवाता है 1971 में, जगजीत सिंह अरोड़ा। भारत की मिसाल ना दो, भारत में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा। मुसलमान प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना, तो मुसलमान की पॉपुलेशन होगी तो वोटिंग पे होता है ना भाई, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड होता है या पार्लियामेंट से अप्रूव्ड होता है, जो भी है। आपकी पॉपुलेशन नहीं है, आपकी तो यूके में 6% पॉपुलेशन है, तो इतने मेयर आपने खड़े कर दिए। लेकिन जहां पॉपुलेशन नहीं है तो आपको वोट नहीं डलेगा, आप खड़ा करते हैं वैसी को जीत जाता है, तो मोस्ट वेलकम। भारत का कानून उसको नहीं रोकता। भारत का कानून अगर रोकता तो एक सिख प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। तो अजीज दोस्तों, भारत की मिसाल ना देना, पाकिस्तान की बताओ। एक बेनजीर भुट्टो का भाई है, जुल्फकार अली को बेटा, जुल्फकार अली भुट्टो का बेटा मीर मुर्तजा भुट्टो, जिसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अल जुल्फिकार। कराची में ऑयल रिफाइनरी पर रॉकेट से हमले किए थे, ट्रेन की पटड़ियां उखाड़ी थी, हवाई जहाज अगवा किया था उसके टेररिस्ट ने। सलामुल्ला टीपू नाम था उस टेररिस्ट का, जो दरवाजे पे कलाशनकोफ लेके खड़ा है, गूगल करके देख लें। डिमांड थी 54 पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो जियाउल हक ने जेलों में डाले थे, उनकी रिहाई का, और उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान को, उन 54 पीपल्स पार्टी के टेररिस्टों को, जिसमें से एक मेरा दोस्त था, हमारे मोहल्ले में रहता था, बचपन का दोस्त था, कराची में। वो जब छूट के आया था तो फौरन बैंकॉक उसको भेज दिया गया था। फिर जब बेनजीर भुट्टो की सरकार आई तो उसको वापस लाया गया था, और चीफ मिनिस्टर सिंध के घर में, मतलब ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में उसको बड़ी पोस्ट पे रखा गया था। मीर मुर्तजा भुट्टो की बीवी लिबनानी थी, है बल्कि अभी। मीर मुर्तजा भुट्टो को तो बेनजीर के भुट्टो, बेनजीर के शोहर आसिफ जरदारी ने मरवा दिया था कराची में, जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। वो जिद करके वापस आया था कि अब तुम दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी हो, अब तो मैं आऊंगा, और वो बेनजीर के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ था। उसको तो जरदारी ने मरवा दिया। उसकी बीवी लिबनानी गनवा भुट्टो, उसने बड़े शोर मचाए, वो भी सोनिया गांधी बनने की पूरी कोशिश करती रही, एक सीट नहीं जीत सकी। तो पाकिस्तान और इंडिया में बड़ा फर्क है। इंडिया में आज भी महारानी की तरह सोनिया गांधी रहती हैं। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि कोई पाकिस्तानी फॉरेनर से शादी करता है तो उसको नेशनलिटी मिलती है, तो उसने जवाब दिया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई फॉरेनर औरत पाकिस्तानी आदमी से शादी करती है तो मिलती है, अगर कोई फॉरेनर आदमी पाकिस्तानी औरत से शादी करता है तो पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं मिलती। तो मुझे आप बैठ के मुझसे बहस कर ले जितनी भी करनी है, मैं कंपेयर भी कर दूंगा आपको भारत और पाकिस्तान का भी सारा, और बात करेंगे आप मुसलमान की एंगल से। जैसे हमजा यूसुफ ने अभी जो स्कॉटलैंड की स्पीच की थी, ये स्पीच आज की नहीं है, ये 1.5-2 साल पुरानी है, इसके हाँ फर्स्ट मिनिस्टर बनने से पहले की है। लेकिन इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक ये रेसिज्म है। रेसिज्म ये नहीं कि गोरा काले के खिलाफ बात करे, रेसिज्म आप किसी भी कलर के बंदे के खिलाफ बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिज्म। हमारे यहां ले लिया गया है कि खाली गोरा काले के खिलाफ जो भी करेगा तो वो रेसिज्म होगी। काला ब्राउन भी अगर गोरे के खिलाफ करेगा ना बात, वो भी रेसिज्म है। तो हमजा यूसुफ, मुसलमान जो भी करता है ना वो सही होता है, हमेशा विक्टिम कार्ड इनके पास होता है। दिस इज द इश्यू, और इस पे बैठ के सबको सोचने की जरूरत है। सिर्फ फलस्तीन फलस्तीन करने से मामला नहीं चलता। आज फलस्तीनी मर रहा है, तबाह हो रहा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इस हद तक टूट चुका है कि इनको 25 साल कम से कम लगेंगे अगर मुकम्मल पीस हो। वो मुकम्मल पीस नहीं हो सकता, वहां पे हमास होने नहीं देगी। हमास की डिक्शनरी में नहीं है पीस होना। पीस हो गया तो हमास की फिर औकात क्या रहेगी, हमास को पूछेगा कौन। टेररिज्म के माइट पे ये गजा को इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। गजा इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय इजराइल,
Gaza is occupied by Hamas, a terrorist organization. अजीज दोस्तों, ये सारी कहानी है। पाकिस्तान के हवाले से कुछ बताऊं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सब हो रहा है। इलेक्शन का किसी को नहीं पता होगा कि नहीं होगा। एक बात का पता है कि इलेक्शन जब भी होगा, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा। और अगर इलेक्शन डिले होते हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर शर्मा, कपिल कुमार जी, उन्होंने ट्वीट की है कि पाकिस्तान एक लिमिटेड जंग शुरू कर सकता है। काफी इश्यूज हैं। एक तो यह कि इकोनॉमिक सिचुएशन, दूसरा पॉलिटिकल पोलराइजेशन, तीसरा एक इस्लामिक यूनिटी नजर आ रही है। इनको नजर आ रही है, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। इसलिए हो सकता है कि भारत से जंग में मुसलमान सारे मदद करेंगे। मुसलमान गजा की मदद तो कर नहीं पा रहे। मुसलमान गजा में एक पानी की बोतल तो भेज नहीं पा रहे। इंडिया ने ऐसा मारना है ना इस बार इंदिरा गांधी या और ये नेहरू वगैरह नहीं है। इस बार एक कड़क प्राइम मिनिस्टर बैठा है जो कड़क चाय बनाता था। उसने वो हाल करना है ना कि गजा को भूल जाओगे तुम लोग। तो एक इलेक्शन ना कराने के लिए जंग की जा सकती है छोटे लेवल पे, लेकिन फिर पाकिस्तान में इमरजेंसी लग जाएगी ना। इमरजेंसी का मतलब मार्शल लॉ होता है। ऐसे में हो सकता है कि फिर ये काकड़ की जगह नवाज शरीफ को लाया जाए, क्योंकि पंजाबी है नवाज शरीफ। तो ये सारी चीजें हैं। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने भरे जलसे में कहा कि कौम गजवा हिंद के लिए तैयार हो जाए। अब लोग कह रहे नहीं, नवाज शरीफ तो प्रो इंडिया है, नवाज शरीफ को तो लाया इसीलिए गया है कि इंडिया से दोस्ती हो जाए। वो भाई साहब नहीं है, पंजाबी है वो बिजनेसमैन है। बिजनेस इंडिया के साथ हमेशा अच्छा रहता है, इसलिए नवाज शरीफ इंडिया से ताल्लुकात रखता है। लेकिन इट इज फॉर बेनिफिट ऑफ पाकिस्तानीज कि वो ये चाहता था, लेकिन वो भी आर्मी ने नहीं करने दिया इसको। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ प्रो इंडिया है, तो यार नहीं है ऐसा। ठीक है ना, नहीं है ऐसा। अजीज दोस्तों, सवाल जवाब की तरफ जाएं। ऑलरेडी मैंने 40 मिनट आपके खा लिए। तपन जी नमस्कार। तपन कुमार सिन्हा सर, पाकिस्तान is accusing India of altering pitch conditions by the help of some chemicals whenever they play. What is your opinion on this? अच्छा, पिच के टेम्परिंग हुई है अगर, तो दोनों टीमों को इफेक्ट हो ना, पाकिस्तान पे क्यों होता है? पिच टेम्परिंग का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया से मैच में फिर वो खाली पाकिस्तान के लिए टेम्परिंग हुई थी। जब इनिंग ब्रेक हुआ तो इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो वो चेंज कर लिया था पब्लिक के सामने, कैमरों के सामने। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग से मच बेटर है। मिचेल स्ट्राक, कमिंस, हेजलवुड, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली से लाख दर्जे बेहतर है। टॉप विकेट टेकर आदम जम्पा है, इनका स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त। आज भी इसने 3 विकेटें ली हैं, तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी इसकी 11-12 थी, तो टॉप पे आ गया है। पाकिस्तान के दोनों स्पिनर ने, तीनों स्पिनर, इफ्तिखार भी स्पिनर के तौर पे ऑलराउंडर मानते हैं इफ्तिखार को। साले ने अब तक एक 50 नहीं की 6 मैच में। एक विकेट नहीं ली, शायद 1 या 2 विकेटें ली हैं, वो भी नेदरलैंड वगैरह की। तो सारे स्पिनर पाकिस्तान के मिला के एक आदम जम्पा जितनी टिक्की, उसकी आधी नहीं ली विकेटें जितनी आदम जम्पा ने ली हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक तो पाकिस्तान से बेहतर है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान के स्पिनर्स नबी, राशिद, नूर और मुजीब, पाकिस्तान के एक राशिद या मुजीब जैसा एक उन पाकिस्तान के 3 स्पिनर पे भारी है। क्या बात कर रहे हैं भाई, कैसे हो सकता है? बैटिंग की परफॉर्मेंस आप बता दें मुझे। जहां टीमें 350 400 रन कर रही हूं, वहां पे आप 200
73 रन का टारगेट देख के आप समझते हैं कि आप मैच क्यों नहीं जीते? साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ वो तो आखिरी विकेट तक आप मैच को लेके गए, वरना साउथ अफ्रीका ने तो रन्स के अंबार लगाए। कितनी सेंचुरियां बनाई हैं? मेरा ख्याल है 3 सेंचुरियां तो डिकॉक ने की हैं, फिर क्लासन ने की है, वांदरदसन ने की है, मार्कसम ने की है। मार्करम 90 पे भी एक बार आउट हुआ, क्लासन 90 पे भी एक बार आउट हुआ। कितने रन कर रहा है? आपका तो सिर्फ एक ये रिजवान ने तुक्के में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी कर दी थी। तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान, तपन भाई आप देखें ना, भारत में तो आपको सबसे ज्यादा तजर्बा है विक्टिम कार्ड देखने का। पाकिस्तान ऑलवेज प्लेज विक्टिम कार्ड। राजेश शर्मा जी नमस्कार। आरिफ जी, क्या पाकिस्तान में बंगाली रहते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए, इनका क्या इतिहास है? देखिए, पाकिस्तान में बंगाली अगर 100% नहीं तो 95% कराची में रहते हैं। बहुत बंगाली हैं, क्योंकि 71 से पहले ये एक ही था ना, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी भी वहाँ बिजनेस करने जाते थे। चिट्टागोंग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई थी, मेमन फैमिलीज की बड़ी इंडस्ट्रियां थी वहाँ पे। इसी तरह बंगाली इधर भी आते थे रहने के लिए। ये वो पाकिस्तान की टॉप फिल्म स्टार शबनम बंगाली थी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हिस्ट्री का टॉप नदीम, नदीम इज ए बंगाली, बोर्न इन ईस्ट पाकिस्तान। पहली फिल्म इसकी चकोरी आई थी, वो ढाका में बनी थी। फिर ये पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में इन्होंने बड़ी बना दी थी, तो इधर आ गया था, तो अब पाकिस्तानी है। इलीगल बंगाली बहुत है, क्योंकि बंगाल की और पाकिस्तान की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क अब आया है। आज से 20 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी बांग्लादेश की इकोनॉमी से मच बेटर थी। तो बंगाली इधर आते थे जैसे इंडिया में आते हैं, तो बंगाली इधर आते थे। कराची में लाखों इलीगल बंगाली हैं। पाकिस्तान में इलीगल का मसला यह है कि आराम से पासपोर्ट और आईडी कार्ड बना के रहते हैं, फिर बन जाता है। जैसे इंडिया में भी सुना है कि आधार कार्ड हर रोहिंग्या बंगाली के पास है। तो है, लाखों बंगाली हैं कराची में, सेटल हो गए हैं, अब वो पाकिस्तानी बन गए हैं। अब ये जो ड्राइव चली है कि बंगाली पाकिस्तान में इलीगल माइग्रेंट्स को रिपोर्ट किया जाएगा, तो सारा जोर अफगानियों पे है, लेकिन बंगाली भी खतरे में है और पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब कुछ है। लेकिन इस वक्त अफगानियों पे जोर इसलिए कि अफगानी अब इनके डिक्टेशन पे नहीं आ रहे। ये अफगानियों को यूज करते थे टेररिज्म के लिए और सब कुछ के लिए, कभी तालिबान के नाम पे, कभी मुजाहिदीन के नाम पे। अब अफगानी कह रहा है कि नहीं भाई, हम तुम्हारी जंग का ईंधन नहीं बनेंगे, तो इसलिए अफगानियों पे जोर है। लेकिन बंगाली बहुत है, बहुत है। कराची तो भरा पड़ा है। मजदियार जी धन्यवाद। सलाम आरिफ भाई, यू सो हाउ ओवैसी वाज चैंटिंग पैलेस्टाइन जिंदाबाद। इज इट शेमफुल हाउ सबकॉन्टिनेंट मुस्लिम्स आर सपोर्टिंग फंडिंग हमास टेररिस्ट? भाई साहब, आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि वो केरला में कांग्रेस यूथ के जलसे में हमास के लीडर खालिद मशल ने स्पीच की है, और उसने एंटी यू ज्यूज और एंटी हिंदू अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो भारत के मुसलमान की क्या बात करें हम? भारत का मुसलमान तो पता नहीं, भारत का क्या, पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त एक जहालत की उसमें चला हुआ है। और ये वेस्ट के बेनिफिट में। वेस्ट को भी दुश्मन चाहिए होता है भाई। 79 से पहले कौन सा जिहाद होता था, कौन सा वो बुरके और दाढ़ियां होती थी, कौन सा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म था, कौन से मदरसे थे इतने? मदरसे भी जरा पीसफुल होते थे। वो ऐसे कि वो, अब जैसे मैं कुछ दिनों के लिए गया था, फिर तो हम सऊदी अरब गए थे, और मैं, एक बाई थी हमारे मोहल्ले में, औरत थी, उसके पास मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को भेजा था। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा सऊदी अरब जाने का हो गया, अब्बा ने बुला लिया, तो हम सऊदी अरब चले गए। उसमें एक्सट्रीमिज्म की इतनी तालीम नहीं दी जाती थी, ज्यादातर कुरान पढ़ना और ये सिखाया जाता था। ये तो 79 के बाद हजारों मदरसे बने, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका में।
ये डिजाइन के तहत हुआ है। मुसलमानों का पूरी दुनिया में यही हाल है जो भारत में है। रोजर मंगेला जी धन्यवाद भाई। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद भाई। Any similarity between Palestine and your Rohingya crisis? नहीं, नहीं। रोहिंग्यास पैलेस्टीनियन की तरह ऑर्गेनाइज टेररिज्म नहीं करते, ठीक है। रोहिंग्यास इन ए वे जो बर्मा में है वो विक्टिम है, नो डाउट अबाउट इट, कि हजारों साल से वो बर्मीज हैं, लेकिन रिलीजन क्योंकि वो मुसलमान है तो वहां की बुद्धिस्ट सरकारें उनको बर्मा के लोग बर्मीज नहीं मानते, वो कहते हैं ये बर्मी नहीं है, इनको स्टेटलेस डिक्लेयर कर दिया इनको। लेकिन वहां पे सेपरेट लैंड फॉर पैलेस्टाइन या इसराइल ऐसा कोई इशू नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे आज भारत कहते हैं कि मुसलमान यहाँ के इंडियन नेशनलिटी का हकदार नहीं है। अब इंडियन मुसलमानों का भारत में क्या किरदार है, क्या कुछ है, जो भी है, आफ्टर ऑल दे आर इंडियन। सैकड़ों सालों से इंडियन है, कुछ हजारों सालों से इंडियन है तो इंडियन, आप उनसे नेशनलिटी का राइट नहीं ले सकते। ऐसे जैसे आज मुझे फ्रांस वाले कहें कि तुमने तो टेररिस्टों की मदद की, हम तुम्हारी नेशनलिटी वापस लेते हैं, वो लॉ है, क्योंकि मैं बाय बर्थ पाकिस्तानी हूं, तो वो मुझे वापस भेज सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो मुझे नहीं कह सकता ना, चाहे मैं पाकिस्तान की मां बहन एक करूं, किसी कानून के तहत पाकिस्तान मुझसे नेशनलिटी नहीं ले सकता। तो रोहिंग्या वालों के साथ ये हुआ है बर्मा में, दैट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। और रोहिंग्या फिर जो जाके रोहिंग्या जो माइग्रेट करते हैं ना, खास तौर पे इंडिया में, वो फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज का पार्ट बन जाते हैं। क्योंकि एक माइग्रेंट जब लुटा पुटा नए कंट्री में जाता है तो वो क्रिमिनल गैंग्स, टेररिस्ट गैंग्स, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट गैंग्स का सबसे ज्यादा शिकार बनता है, वल्नरेबल होता है ना, क्योंकि वो गरीब होता है, स्टेटलेस होता है, इलीगल होता है, तो फिर वो उस एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं। लेकिन बर्मा में जो रोहिंग्या हैं वो मजलूम है मेरी नजर में। Mazdiar ji, धन्यवाद। When do you consider as best PM of whom do you consider as best PM of Pakistan so far? देखें, पाकिस्तान में कभी कोई पीएम बगैर आर्मी और किसी की बैकिंग के बना नहीं है। पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान अनइलेक्टेड था, अंग्रेजों का चमचा था, जिन्ना का पार्टनर था, बन गया। इसके बाद तो आर्मी की मर्जी से मोहम्मद अली बोगरा आए, चौधरी मोहम्मद अली आए, फिरोज खान नून आए, चुंद्रीगर आए। अब चुंद्रीगर 2 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे, इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, शायद साउथ इंडिया से, 2 महीने रहे। वो चाहते भी तो कुछ तब्दील कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अयूब खान मार्शल लॉ अभी लाया नहीं था, उसके कुछ ही महीनों बाद मार्शल लॉ आया था, लेकिन ऑलरेडी ही वाज इन कंट्रोल। तो प्राइम मिनिस्टर फिर जुल्फकार अली भुट्टो, अगेन अनइलेक्टेड, क्योंकि इलेक्शन 1970 में हुए थे यूनाइटेड पाकिस्तान के, जिसकी टोटल 320 सीटों में से 162 सीटें मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीती थी, मोर देन 50%। भुट्टो की 81 सीटें थी। 320 में से 81 सीटें जीतने वाले को ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो बजाय इसके कि नए इलेक्शन कराते, भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। भुट्टो ने आके पाकिस्तान का सेक्युलर था पाकिस्तान, भुट्टो के आने तक, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ था। ईस्ट पाकिस्तानी मुजीबुर रहमान बंगाली वर वेरी सेक्युलर। ठीक है, इस्लाम के नाम पे इन्होंने एफर्ट करके इंडिया का बंटवारा करवाया, लेकिन स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान वाज नॉट इस्लामिक रिपब्लिक। भुट्टो ने बनाया। अहमदियों को काफिर भुट्टो ने डिक्लेयर करवाया। पाकिस्तान में शराब खाने थे, शराब भुट्टो ने हराम करार दी। पाकिस्तान में संडे की छुट्टी थी, उसको फ्राइडे की छुट्टी भुट्टो ने कराई। पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भुट्टो ने करवाए। पाकिस्तान की बर्बादी का सारा रास्ता भुट्टो से निकलता है। इसके बाद जियाउल हक आया, इसके बाद कंट्रोल डेमोक्रेसी आई,
मोहम्मद खान जुनेजो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ बारियां लगाते रहे। फिर मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने फिर कंट्रोल डेमोक्रेसी शुरू की, तो मीर जफरुल्लाह जमाली को बनाया, बलोच को। कंपेयरिंग आप कह सकते हैं कि एक शरीफ आदमी था, लेकिन बना तो मुशर्रफ का पार्टनर ना, मुशर्रफ की लीडरशिप को एक्सेप्ट करके प्राइम मिनिस्टर बना, तो अच्छा कैसे होगा। फिर इसके बाद जरदारी के दो बंदे आए, यूसुफ रजा गिलानी है, राजा परवेज अशरफ। फिर नवाज शरीफ के दो आए, खुद नवाज शरीफ और खाकान अब्बासी। फिर इमरान खान आया, फिर अब ये आया है, शहबाज शरीफ आया, और अब ये आया है। नहीं, नो वन। पाकिस्तान में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं। हरिदास, ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। हमास लीडर खालिद मशल वर्चुअली एड्रेस्ड ए प्रो पैलेस्टाइन रैली इन केरला। हाँ जी, मैंने यही बताया ना कि केरला में आज उसने की है स्पीच, और जहां तक मैंने सुना है उसने ये भी कहा है कि आवर इस्लामिक स्ट्रगल इज अगेंस्ट ज्यूज एंड हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट। मतलब बात बात में आप हिंदुओं को लेके आ जाते हो। गजवा हिंद आपका, जिसको देखो गजवा हिंद की बात कर रहा है। कल बिलावल भुट्टो कह रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब मैं श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा और दरगाह हजरत बल पे हाजिरी दूंगा। अब बिलावल, इसकी दो तीन चीजें हो सकती हैं कि या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, सिंधु देश आजाद होगा, तो तुम वीजा लेके इंडिया में बिल्कुल जा सकते हो। फिर आज हम लोगों को, पाकिस्तानियों को, कश्मीर में नहीं जाने की इजाजत। मैंने भी इंडिया वीजा पिछले साल भी अप्लाई किया था, इस साल भी अप्लाई कर रहा हूं, तो फॉर्म में बाकायदा लिखा है कि जम्मू कश्मीर में आपका कोई पुरखों में से रहता है, आप जाएंगे जम्मू कश्मीर, ये वो। लेकिन एक वक्त आएगा जब पाकिस्तानी नामी नासूर खत्म हो जाएगा, तो पाकिस्तानी फिर कश्मीर में जा सकेंगे वीजा लेके। तो बिल्कुल तुम वीजा लेके जाओगे तो कोई मना नहीं है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सिंधु देश बनाने के बाद हम तुम्हें जंगी कैदी बनाए वार क्राइम्स में, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान को, कि तुमने सिंधियों को गुलाम बना के रखा तुम्हारे खानदान ने, तो हम तुम्हें वार क्राइम्स में जेल में डालें, और तुम सिंधु देश की सरकार से रिक्वेस्ट करो कि मुझे श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़नी है, तो फिर हम इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीजा दे दो इसको। बाकी तुम्हारा ये संतुलन अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब तो ऑलरेडी नवाज शरीफ जीत चुका है आर्मी के बूट चाटने का मुकाबला। तो अब भी अगर तुम बूट चाट रहे हो तो भाई, ये आपने सवाल किया था खालिद मशल का, तो सारे मुसलमानों का ये हाल है। गजवा हिंद इनके यहाँ पे कीड़ा है, और ये उस वक्त तक नहीं खत्म होगा जब तक सारे मुसलमानों का इलाज ना करवा दिया जाए। और बदकिस्मती से जो चाइना इलाज कर रहा है, कड़वा है लेकिन वही इलाज है फिर, वरना फ्रीडम मूवमेंट तो नहीं थी। इस्लामिक इस्लामिक क्या नाम था उस मूवमेंट का, काशगर में चलती थी, उगर प्रोविंस में। अगर आप चाइना से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, दैट इज योर राइटफुल राइट, कि तुम लोग बिल्कुल करेक्ट हो। लेकिन अगर तुम एक इस्लामिक स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो फिर गलत है। मजदियार जी धन्यवाद। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट सवाल जवाब सेशन फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग जनरल न्यूज in the first 30 minutes, so we get chance to ask you more questions न्यूज इन ए सेपरेट प्रोग्राम प्लीज। ठीक है मजदियार जी, नेक्स्ट टाइम से ये कर लेंगे, सवाल जवाब से ही शुरू कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो 15-20 मिनट तक लोग ज्यादा नहीं होते, लेकिन बात आपकी भी सही है कि कम भी लोग हैं तो उनको भी सवाल का मौका मिल जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ये कर लेंगे। और न्यूज का अलग से सेक्शन लाइव करने की फिर जरूरत नहीं है कि मेरी वीडियोस तो आती हैं, आज भी 2 वीडियो आई हैं। तो आपकी बात भी सही है कि जब मैं न्यू वीडियोस में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक से खाली सवाल जवाब करेंगे। एग्रीड भाई, थैंक यू। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। प्लीज इनवाइट दानिश कनेरिया ऑन योर शो। ऑन योर वेबसाइट देयर इज ए पिक ऑफ हिम सिटिंग नेक्स्ट टू यू एट एन इवेंट इन कराची। जी जी, कराची में मैं, जैसे मुझे वहां पे हिंदू मशहूर किया था जब मैं मेयर था। इवन मेरी पार्टी एमक्यूएम मुझे 90 हमारे हेड ऑफिस पे बुला के कहती थी कि आप तो हिंदू हो गए हो,
क्योंकि मैं वहाँ के जो छोटे-मोटे हिंदू की कम्युनिटी बची थी, उनकी खिदमत करता था और मैं कोई एक्स्ट्रा फ़ेवर नहीं कर रहा था। वो मेरे सिटीज़न थे, मेरे जमशेद टाउन में हिंदुओं का दुनिया में जो 4 पुराने मंदिर हैं ना, सबसे पुराने मंदिर, उनमें से एक कराची के जमशेद टाउन में है, श्री हनुमान पंचमुखी मंदिर। और मैंने अपने तौर पे जितना कर सकता था 2006 में मैंने वहाँ पे फ्लोर डलवाया था, उनकी रिकंस्ट्रक्शन में काफ़ी हेल्प की थी। इनके नवरात्रि, शिवरात्रि, दिवाली, होली हर प्रोग्राम में मुझे बुलाते थे मान के साथ और मैं जाता भी था दिल से। तो कई प्रोग्रामों में फिर ज़ाहिर है दानिश भी हिंदू है तो वो भी इनवाइटेड होता था, तो हमने स्टेज शेयर किए हैं काफ़ी। देखें दानिश इस वक़्त जो कर रहा है अचानक, तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू, क्योंकि वो आबेल मुझे मार कर रहा है। जिस किस्म की चीज़ें वो कर रहा है तो इस पे बहुत जल्द केस बन जाएगा या गायब हो जाएगा या गॉड फॉरबिड कोई इसको मार देगा। कहेंगे कि जी वो किसी ऐसे क्रिमिनल ने मार दिया, ये वो फलान-ढिमकान, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रह के इस तरह करना अपनी और अपने परिवार की जान को खतरे में डालना है। और नहीं, दानिश को इंडियन मेन स्ट्रीम टीवी इतना बुला रही है, मैं बुला के क्या पूछ लूंगा? वही सवालात होंगे। और मेरा तो आपको पता है कि मैं बहुत ही कम इंटरव्यू करता हूँ। मैंने देखा है कि मेरे जब भी इंटरव्यूज करता हूँ तो लोग उसको देखते नहीं है। 5,000 10,000 व्यू होते हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। लोग कहते हैं कि हमें न्यूज़ चाहिए, वो आपसे मिलती हैं, वो आप बताया करो। इंटरव्यूज हमें इधर उधर सब जगह मिल जाते हैं। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनका सिलसिला दूसरा है। उनके पास ना तो वो करेक्ट न्यूज़ देने की पोजीशन में होते हैं, ना उनका इतना ज्ञान है, सॉरी टू से। तो वो ढूंढ-ढूंढ के लाती हैं, कभी साजिद ताड़ड़ को ले आएँगे, कभी अशफाक अहमद को ले आएँगे, कभी मेजर और कभी कर्नल और कभी इंडिया के ये तो कभी इंडिया के वो, तो उनका काम इंटरव्यूज़ पे चलता है, उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं। मैं तो एक मैसेज स्प्रेड कर रहा हूँ। आज मेरा यूट्यूब मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा तो आप क्या समझते हैं मैं बैठ जाऊँगा? नहीं बनाऊँगा वीडियो क्या? मैं तो बनाऊँगा। मैं 2 साल तक फेसबुक पे रोज़ की वीडियो लगा रहा था। कोई मोनेटाइजेशन नहीं थी, कोई पैसा नहीं मिलता था। रोज़ की वीडियो लगाता था। तो मेरा तो ये काम है। मैं तो सच की दुकान चलाता हूँ, पैसे के लिए थोड़ी चला रहा हूँ। तो नहीं, दानिश भाई से मैं अभी कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। हिरन में ईश्वर जी, सर व्हाट इज योर व्यू अबाउट म्यूजिशियंस सच एज लकी अली एंड ए आर रहमान? उफ उफ। लकी अली का लिमिटेड, ए आर रहमान का ज्यादा। कहना नहीं चाहिए लेकिन आई हेट ए आर रहमान एज ए ह्यूमन बींग। एज ए म्यूजिशियन वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, दुनिया मानती है। एज ए ह्यूमन बींग सच ए हिपोक्रिट, सच ए हिपोक्रिट। जिस ये बढ़ा उस दिन, मुझे पहले इसका इतना नहीं था। आप मुसलमान हो, ठीक है, आप कन्वर्ट हो गए हो, ठीक है, आपका हक है। कितने ऐसे घर वापसी करके हिंदू बने हैं मुसलमान से, वो आपका राइट है। आप जिस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट बन गए हो कि फखर से आप कहते हो कि मेरा एक बचपन का हिंदू दोस्त हमारे घर आया हमारे कन्वर्ट होने के बाद, तो मेरी माँ ने उसको घर के दरवाजे पर रोक लिया कि ये सर पे जो टीका है ये हटाओ, इसके बाद अंदर आना। इस हद तक आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाओ ना, तो फिर शायद वो वीर सावरकर जी थे, कौन था जिन्होंने कहा था कि एक हिंदू का मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि एक हिंदू कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक हिंदुओं का एक दुश्मन बढ़ गया। क्योंकि वो जो कन्वर्टेड हो जाता है ना हिंदू से मुसलमान, वो फिर ज्यादा खतरनाक मुसलमान बन के आता है सामने। तो ए आर रहमान तो मुझे जहर लगता है, जहर लगता है। बिल्कुल इसकी हिपोक्रेसी इसकी शक्ल से नजर आती है मुझे। तो नहीं, आई डोंट लाइक। लकी अली के बारे में मेरी इतनी स्टडी नहीं है। मैंने इक्का दुक्का इसकी पोस्टें कोई कभी देखी थी कंट्रोवर्शियल, लेकिन एज सच आप ए आर रहमान के मुकाबले पे लकी अली को नहीं ला सकते। कल्याण गुशेत जी, नो वन रेज द मैटर ऑफ कुर्द्स, उगर and Baloch issue in the international forum by the leftist media. They only have the issue of Muslims of
इंडिया पैलेस्टाइन इन द ग्लोबल लेवल फॉर प्रोपेगेंडा। कल्याण भाई एग्जैक्टली यही हाल है। मैं तो पचासों बार बता चुका हूं कि हर वो चीज जो इनके एजेंडे पे पूरी उतरती है वो आती है सामने। लीबिया में देयर वाज नो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। लीबिया वाज नॉट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री अंडर कद्दाफी। लीबिया में अमेरिका और यूरोप से ज्यादा ह्यूमन राइट्स थे। लीबिया में अमेरिका अमेरिका में तो सोशल वेलफेयर सिस्टम है ही नहीं, यूरोप में है, वो भी वेस्ट यूरोप में है। लीबिया का सोशल वेलफेयर सिस्टम इनसे ज्यादा अच्छा था। लीबिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसका अपना घर नहीं हो। इसके बावजूद लीबिया पे इन्होंने क्या किया। लेकिन आपकी बात सही है। अब जैसे मेरा एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का जो अक्टूबर का इशू फाइनल स्टेजेस पे है, 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर को हम रिलीज कर रहे हैं। उसमें मैंने तुर्किश कुर्दों की स्टोरी रिसर्च करके लगाई है। और ये एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का पूरा रिसर्च वर्क मैं करता हूँ, आर्टिकल लिखना, ये सब कुछ चीज़। तो वो उसमें तुर्किश कुर्दों का हाल है, और कुर्दों का, बलोचों का, उगर का कोई भाव नहीं पूछता। ये इनकी नज़र में मुसलमान नहीं। पठानों का कौन पूछ रहा है। पख्तून पाकिस्तान में जिस तरह जलील और ख्वार हो रहा है, कौन पूछ रहा है। तो ये एजेंडे की बात है, बिल्कुल सही है। मजदियार जी धन्यवाद। आरिफ भाई, आई लव ऑल योर प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन। दानिश कनेरिया पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। ही हैज एक्यूज शाहिद आफरीदी ऑफ ट्राइंग टू कन्वर्ट हिम टू इस्लाम। जी जी बिल्कुल, मैं दानिश भाई को पूरा फॉलो कर रहा हूँ। और आपके इंडियन कौन है, गौरव क्या, जो इसकी मुखालफत भी कर रहा था। और सर मुझे हैरत हुई कि वो इंडियन जो दानिश को लान तान कर रहा है वो बीजेपी का है शायद। तो नहीं, दानिश भाई जो कर रहे हैं बात तो सही है, लेकिन मैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी परिवार की सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ कि इससे आप अपने परिवार और अपनी, या तो आप सेटल हो जाओ कहीं बाहर। आप गरीब हिंदू नहीं हो, आपने, आप यू आर ए वेरी वेल ऑफ इन योर लाइफ, तो बाहर निकल के सेटल हो जाओ, फिर आप करो। लेकिन इससे उनका अपना, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को, लेकिन बहरहाल ही इज ए मैच्योर्ड पर्सन, वो अपनी अच्छा बुरा खुद समझते हैं। लेकिन जो कर रहे हैं बिल्कुल, और ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान का जो 90s और अर्ली 2000s में 3 बड़े बैट्समैन थे, इंजमाम, यूसुफ और यूनुस। यूनुस भी कैप्टन बना, इंजमाम भी कैप्टन बना। यूसुफ इन दोनों से बेहतर था, लेकिन कैप्टन उस वक्त बना जब वो मुसलमान हुआ। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का भी कोई कैप्टन आज तक नॉन मुस्लिम नहीं बना। तो दानिश नोज बेटर कि उसने वक्त गुजारा है उस टीम के साथ, मुल्लाओं की टीम के साथ, तबलीगी जमात के साथ। तो जो उसने फेस किया है वो हम तो खाली दूर से देख रहे हैं, हमने तो ये सब फेस नहीं किया ना। तो नीलाद्री जर जी धन्यवाद। Why UN dances in the tune of Islamic nations, never talking about genocides by Pakistan or other Islamic countries? Will EU Islam stop Islamization? Why UN dances, तो उस पर तो आपको अभी मैंने पिछले सवाल के जवाब में बताया कि एजेंडे की बात है। जब एजेंडे पे आएगा तो बलोचों के बारे में ऐसी मूवमेंट चलेगी। देखें, मैं 90s में, शायद 95 की बात है, यूनाइटेड नेशंस में कैफेटेरिया में बैठा था। यूनाइटेड नेशंस जिनीवा है ना, उसका जो डिप्लोमेसी का और लॉबिंग का जो मेन जगह है ना, वो कैफेटेरिया है। बहुत बड़ा कैफेटेरिया है, और बड़े बड़े टेबल हैं जिस पे 10-10, 12-12 कुर्सियां हैं। तो दो आदमी बैठ के इस कुर्सियों पे, एक ही टेबल पे दो आदमी इधर डिस्कस कर रहे हैं, दो आदमी इधर। और हम जैसे लॉबिस्ट जो है वो ढूंढते रहते हैं शिकार, कि बैज से पता चल जाता है कि लाल कलर का बैज है तो डिप्लोमेट है, लंबा ब्लू बैज है तो यूएन है, इस तरह। तो हम जाते थे, शिकार करते थे।
तो एक बार मैं टेबल पे बैठा अपने कलीग से बातें कर रहा था, तो मेरे बराबर में एक आदमी बैठा था। मैंने इस पे ध्यान दिया नहीं, मेरे जैसा बैच था, तो मैं समझ गया कि ये भी लॉबिंग के लिए आया है। तो ऐसे ही फिर हमारी नजरें मिली, हेलो है हुआ, तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा कि कहाँ से हैं आप? तो कहता है, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्ट तिमूर। अब मेरे लिए शौक है, तो प्राइम मिनिस्टर लफ्ज ही इतना बड़ा होता है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर और ऐसा बैज, डिप्लोमेटिक का बैज है नहीं इसके पास। और ईस्ट तिमूर, मैंने कहा ये कौन सा मुल्क है? मैंने कहा ईस्ट तिमूर क्या है? कहता है ऑक्यूपाइड कंट्री है, इंडोनेशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, हम आजादी मांग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो ये जैसे नायला कादरी आजकल प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है ना, ऐसे वो प्राइम मिनिस्टर था। तो मेरे कलीग से बाद में बात हो रही थी, तो हंस रहे थे, बोले अच्छा आपको प्राइम मिनिस्टर ने कॉफी पिलाई? मैंने कहा हाँ यार। तो मैंने कहा इतना यहाँ पे शोर हो रहा है मुख्तलिफ इश्यूज का, उसमें ईस्ट तिमूर का तो कोई बात भी नहीं कर रहा, उनका क्या होगा? अगले साल हम आए, तो वही जोजे रामोस होर्ता नाम था उसका, वही ईस्ट तिमूर का प्राइम मिनिस्टर जो था, वो डिप्लोमेटिक बैच था इसके पास, यानी कंट्री का बैच था। और मुझे मिला तो उसने भी मुझे पहचान लिया, तो मैंने कहा हेलो, हाउ आर यू? तो कहता है कॉन्ग्रेचुलेट मी। मैंने कहा क्यों? कहता है आवर कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंस। आई वाज शॉक्ड कि जिसका ना कहीं इशू कहीं था कुछ, कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जैसे बलोचों की हो रही है, कुर्दों की हो रही है, कुछ नहीं था। और वो इंडिपेंडेंट भी हो गया और खामोशी से हो गया, दुनिया में कहीं शोर भी नहीं हुआ। मैंने कहा तो कहता है मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ अपने कंट्री का, ऑफिशियल डेलीगेशन में आया हूँ, हमारा कंट्री का बैज लग गया, उधर तख्ती लग गई है, हम मेंबर है अब यूनाइटेड नेशंस के। इंटरनेशनल एजेंडे की बात है भाई। ईस्ट तिमोर जहाँ का कभी हमने सुना नहीं था, यही सूडान में हुआ। सूडानीज भी आते थे वहां पे। आज सूडान तकरीबन तीन, दो तो बन चुके हैं, तीसरा भी अलग हो गया है। साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान और एक खाली सूडान, ऐसा कुछ है। एरिटेरिया एथोपिया से अलग हुआ, नया कंट्री बना। सब एजेंडे की बातें हैं। कुर्द सैकड़ों सालों से आजादी मांग रहे हैं, ऑटोमन अंपायर के जमाने से। वादे भी हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको पार्टनर बनाया वेस्ट ने कि हम आपको आजादी देंगे, नहीं दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा पार्टनर बनाया, हम आपको आजादी दिलवाएंगे, नहीं दी। इराक वार में जॉर्ज बुश ने पूरा वादा किया और वादा पूरा भी किया, तकरीबन कुर्दिस्तान इराक से अलग हो गया था, मोसल वॉज ए कैपिटल, ऑफिशियल स्टेटस अभी तक नहीं मिला था, फिर एजेंडा खत्म हो गया, फिर नहीं दी। तो ये सब एजेंडे की बातें हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। इसराइल रिकॉल्स ऑल इट्स डिप्लोमेट्स फ्रॉम तुर्की। तुर्की का हाल खराब होना है। तुर्की विल बिकम नेक्स्ट इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान। इमीडिएटली ना सही, आगे चल के। तुर्की का जब से अरबगान आया है, यूं तुर्की था, फिर यूं चल रहा था। अरबगान के आने के बाद यूं इकोनॉमी डाउन, सोसाइटी डाउन, पूरी इस्लामाइज कर रहा है सोसाइटी को। और अब ये डिप्लोमेसी, ये बहुत जल्द नेटो से बाहर होगा, अनलेस कि अमेरिका का एजेंडा हो। अमेरिका का एजेंडा है तो कतर को रखा हुआ है एजेंडे पे, बिगेस्ट नॉन नेटो पार्टनर है। अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर में, एजेंडे पे तो है, वरना पता नहीं है कि हमास ने उधर सारी लीडरशिप बिठाई हुई है। भाई पाकिस्तान से आके इन्होंने उसामा बिन लादेन को पकड़ा, अबू फरज अल लीबी को पकड़ा, अबू जुबैदा को पकड़ा, खालिद उमर शेख को पकड़ा, कितने टेररिस्टों को आके पकड़ा। कतर में तो तुम्हारे फौजी अड्डे से 2 किलोमीटर दूर ये रहते हैं हमास के सारे लीडर। तालिबान कतर में रहते हैं। अमेरिकन एजेंडे की बात है अगेन। सुमुख जी धन्यवाद। विल इमरान खान रिमेन इन जेल फॉर लॉन्ग टाइम? मैं समझता हूं कि 14 साल इसको लगने वाली है, अगले महीने या दिसंबर में। साइफर केस में इसका मस्ट इसको सजा लगेगी। आज सुबह भी इसकी एक अपील रिफ्यूज हुई है, परसों भी एक अपील रिफ्यूज हुई थी। जब ये सरकार बनी थी पीडीएम की, इमरान खान की सरकार टूटी थी, तो जस्टिस, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था अता उमर बंदियाल, वो इमरान खान का पार्टी कार्ड वर्कर था, उसकी पूरा खानदान। तो सारे फैसले इमरान खान के हक में आ रहे थे। और मैं, आप याद, मेरी वीडियोस निकाल के देख ले, मैं उसमें यही कहता था
कि सितंबर में इसका टर्म पूरा होने दें, फिर देखें इमरान खान का क्या होता है। और सितंबर तक आर्मी ने भी खूब सब्र किया, सब कुछ किया, और फिर इसके बाद देख लें। इमरान खान का अब कोई फ्यूचर नहीं है। पंजाबी है इसलिए जिंदा रहेगा, लेकिन मुर्दों से बदतर रहेगा, ये आप लिख लीजिए। ओम रघुवंशी जी, धन्यवाद। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कतर? और मैंने अभी बताया, कतर टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग, टेररिस्ट पैट्रनाइजिंग कंट्री है। गैस के बहुत ही बड़े रिसोर्सेज हैं इसके, अमीर है, दुनिया का पर कैपिटा इनकम के हिसाब से छठा अमीर मुल्क है, लेकिन इसको सऊदी अरब भी पसंद नहीं करता। ये सब आप देख लें, अरबियन पेनिनसुला है ना जो सऊदी अरब का, तो 6 गल्फ कोऑपरेटिव कंट्रीज है ना जो जीसीसी कंट्रीज कहलाते हैं, ये 6 उसी गल्फ अरबियन पेनिनसुला में है, जिसमें कतर, बहरीन, छोटे छोटे जजीरे हैं, बाकी ओमान, इमारात, कुवैत और सऊदी अरब। तो बाकी 5 जीसीसी कंट्रीज भी कतर से नफरत करते हैं। जीसीसी की कई मीटिंग्स में कितने सालों तक कतर को नहीं बुलाया जा रहा था। डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी अरब ने कतर से बंद रखे थे। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कतर में, आज भी तालिबान के काफी लीडर वहां रहते हैं। हमास, जिसको अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, कंपेयर कर रहा है अल कायदा से, तो अल कायदा के लीडर्स को पकड़ने के लिए मरे जा रहे थे, पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहे थे, हजारों ड्रोन हमले कर दिए। यहां तुम्हारे बगल में कतर में बैठा हुआ है। तो कतर फिर पूरी दुनिया के इस्लामिक टेररिस्ट का माउथ पीस कौन है? अल जजीरा कहां से ऑपरेट होता है? अगेन कतर। कतर के पार्टनर्स, क्लोज पार्टनर्स कौन है? तुर्की, अगेन ए टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री। कतर की सारी तोपों का रुख किसके खिलाफ होता है? इंडिया, नॉन मुस्लिम है। तो कतर इज ए टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री। अमेरिका का क्या मसला है जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक उसको। अमित जी नमस्कार एंड धन्यवाद, कैसे हैं आप? नमस्ते आरिफ भाई, हाउ आर यू? क्वेश्चन, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का चीफ बनाया जाए तो आप क्या करोगे? पहले तो अमित जी, अगर मौका मिले तो जनवरी फरवरी में आइए इंडिया, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, वीजा मिल गया तो जनवरी फरवरी में आऊंगा, तो मुलाकात हो जाएगी। दूसरा आपका सवाल, तो भाई मैं शुक्रिया के साथ ये ऑफर रिफ्यूज कर दूंगा, मुझे अगर पाकिस्तान का चीफ बनाया गया तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान का चीफ। मैं कल ही कहीं डिस्कशन हो रही थी, तो बोला कराची कभी जाओगे? मैंने कहा अपनी जिंदगी में तो अब मैं नहीं जाऊंगा। कराची आजाद देश बन जाए, सिंधु देश, तो भी नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं भरोसा नहीं करता उन लोगों पे। मेरे एक अमेरिका में दोस्त हैं, पर्सनल दोस्त हैं, कराची से हैं, और एमक्यूएम में हमारे साथ होते थे। उनसे फोन पे बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, डिटेल में घंटा तकरीबन बात हुई। मतलब हमने खूब एक दूसरे के सामने भड़ास निकाली अपनी, वो भी बेचारे। तो बॉटम ऑफ द पॉइंट ये था कि कराची के मुहाजिर हैं ना, वो, सॉरी टू से, बहुत बुरा लगेगा इनको, बेगैरत है। सबसे ज्यादा पाक फौज जिंदाबाद आज भी ये कर रहे हैं। इनका आज जो हाल है ना, गुलामों से बदतर है, गुलामों से बदतर है। पिछले 3 महीने में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का भाव 2 बार बढ़ा है, कराची में इलेक्ट्रिसिटी का भाव 5 बार बढ़ा है। मेरा एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का जो मैगजीन आ रहा है 1 अक्टूबर को, ये जो अक्टूबर का इशू है, 2-3 दिन में रिलीज कर रहा हूँ, उसकी मेन स्टोरी तो गजा हमास है, सेकंड लीड स्टोरी कराची है। उसमें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर सोर्सेज के साथ के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वेबसाइट से निकाल के सोर्सेज के साथ, 70.5% पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को कराची देता है। वो मिलता क्या है? कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई सिविक सर्विस नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं,
पानी आर्मी से खरीद के टैंकरों में पी रहे हैं, और ये बेगैरत नहीं तो और क्या है, जिन्होंने आज तक आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। इनकी पॉलिटिकल आवाज छीन ली एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन करके, ये कुछ बोले नहीं। तो मैं तो भाई नहीं जाऊंगा पाकिस्तान का चीफ, और मैं पॉलिटिशियन हूं ही नहीं, मैं पाकिस्तान क्या कहीं भी नहीं। मैं बड़ा खुशी से ह्यूमन राइट्स का काम करता हूं, मुझे आनंद मिलता है इसमें। पी शाह जी, धन्यवाद भाई। हाय सर, व्हाट डू यू बिलीव, हाउ लॉन्ग इजराइल हमास वार विल कंटिन्यू? मुश्किल है खत्म होना, ये जंग चलती ही रहेगी। पहली बार तो ये नहीं हुआ ना, 48 में जंग हुई, 67 में हुई, 73 में हुई, हर बार कुछ ही दिनों में मुसलमान मार खा के पीछे हट गए, फिर आए। अभी भी सीज फायर चल रहा था, हमास ने फिर 7 अक्टूबर को सीज फायर का वायोलेशन किया। तो ये है कि छेड़खानी करता है मुसलमान, फिर मरते भी है। तो ये जंग तो मुझे, ये भाई साहब आज की नहीं है, हजारों साल की है। मैंने इस पे पूरे प्रोग्राम किए, और आज नहीं 3 साल पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें पूरी हिस्ट्री बताई थी कि हजरत इब्राहिम की 2 बीवियां थी, एक से इसहाक पैदा हुए, एक से इस्माइल। इस्माइल की नस्ल में कोई प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट मोहम्मद आए। इसहाक की नस्ल में प्रॉफिट ही प्रॉफिट थे सारे। इसहाक के बाद याकूब के बाद यूसुफ के बाद मूसा भी आए, जीसस भी आए, सलेमान भी आए, दाऊद भी, शीश भी आए, सब उधर आए। सब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम भी थे, प्रॉफिट ऑफ जुडाइज्म भी थे, और तब से ये जंग चाल रही है। बेचारे यहूदी अपनी जमीन पे बैठे होते हैं, पहले खलीफा उमर आए, उन्होंने मार भगाया, मुल्क से निकाल दिया इनके, फिर वापस आए, फिर बेबीलोन का बादशाह आया, उसने निकाल दिया, फिर पर्शियन साइरस द ग्रेट ने इनको आज़ादी दिलाई, फिर इनको अपने मुल्क में यरूशलेम में आबाद किया, फिर सलाउद्दीन अयूबी ने निकाला, रोमन एम्पायर ने निकाला, लाइन से निकालते रहे बेचारों को। तो ये जंग तो हजारों साल से चल रही है। जब तक इस दुनिया में मुसलमान और यहूदी हैं तब तक ये जंग चलती रहेगी। एक और बात बता दूं कि यहूदी, हिंदू, क्रिश्चियन, सबसे मुसलमानों की जंग चलती रहेगी। जब तक मुसलमान है सब जंगें चलती रहेंगी। 7, ISI ब्राइट शमीमा बेग वांट्स टू कम बैक टू यूके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इस पे भी मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। भाई बनता नहीं है ना भाई, अगर मैं आज टेररिज्म करता हूँ, टेररिस्टों को सपोर्ट करता हूँ, तो फ्रेंच गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि मेरी नेशनलिटी ले ले, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि मुझे उठा के बाहर बाहर फेंक दे, पाकिस्तान भेज दे। अपने कर्मों का मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। यही शमीमा बेगम ने किया था, और आज उसकी सजा भुगत रही है, खूब भुगत रही है। शार्मी जी, sir, being a Muslim, but you have so much respect for Hinduism. It is highly commendable. But don't you face criticism from your own society? तो मिलती है ना क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या, गालियां, गालम गलोच, क्या कुछ नहीं मिलता। तो भाई सत्य की जंग में हमेशा यही होता है ना भाई, तो इसकी परवाह नहीं है। ना देना गालियां तो मुझे फिर परेशानी हो जाती है कि मैं इसका मतलब सही नहीं जा रहा हूं, मैं सच नहीं बोल रहा, क्योंकि सच बोलूंगा तो इन मुसलमानों को आग लगेगी, और आग नहीं लग रही तो फिर सच नहीं बोल रहा, इसका मतलब मेरे अंदर कहीं खराबी आ गई है, मैं फिर अपने आप को करेक्ट करता हूँ। तो ये सब पार्ट ऑफ गेम है भाई। धी डेविल भाई, धन्यवाद। अच्छा, मैं समझता हूँ ये आखिरी सवाल ले लेते हैं, तकरीबन 1.5 घंटा हो रहा है। द इस्लामिस्ट वेरी वेल थ्राइव इन सेक्युलर डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया और वेस्टर्न countries which treat them equally like humans, and they abuse the system and our society. What to do? आयरन फिस्ट टाइम, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मैं तो इसका सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ। सबसे पहले तो फ्री घर, जॉबलेस अलाउंस, लिमिट रखो। 1 साल देंगे, 1 साल में जॉब ढूंढ लो, नहीं मिलती तुम भूखे मरो। फ्री घर काय का भाई?
सोशल सिस्टम इनका बेहतरीन दिया हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन मुसलमान बढ़ा रहा है। गोरा चाहते हैं कि इनके मुल्क में पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़े, पॉपुलेशन मुसलमान बढ़ा रहा है। गोरा एक भी बच्चा नहीं कर रहा। ऑन एवरेज एक फैमिली के ऊपर एक बच्चा है या उससे भी कम है। ऑन एवरेज मुस्लिम फैमिलीज के 4 से 5 बच्चे ऑन एवरेज है। तो मैं इन मुसलमानों में कम बच्चों वाला आदमी हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, कम है इनकी नजर में। तो ऑफ कोर्स अब सख्ती का वक्त आ गया है। सख्ती का वक्त आ गया है। ये जो सेंट्रल लंदन में आज 3 लाख मुसलमान जमा हुआ है, पुलिस पे हमला कर रहा है, गोरों पे हमला कर रहा है, इसको रोकना होगा। और उसके लिए सख्ती करना पड़े तो आई एम एग्री। मोना जी का आखिरी सवाल ले लेते हैं। वॉज द यूएन पार्टीशन प्लान ऑफ 1947 फेयर? Jews were 33% of population and they were given 55% of land, while Palestinians were 67% of populations and they were given 45% land. अच्छा, ये परसेंटेज वाला मामला सॉरी मेरा स्टडी में नहीं आया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद ये हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप से खास तौर पे लाखों यहूदी इधर उधर भाग गए थे। तो जो आप कह रहे हैं ना कि 33% पॉपुलेशन ज्यूज की थी, तो उन्होंने वापस आना था इसराइल। फिर उनका देश इसराइल था। दूसरा, अरब देशों में बहुत सारे यहूदी थे जिनको अरबों ने निकालना शुरू कर दिया था। तुर्की से निकालना शुरू कर दिया गया था। तो ये सब लोगों को और कहाँ जाने था, यहीं आना था। तो वो इसराइल में उस वक्त 33% थे। ओवरऑल उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। और दूसरा ये है कि पॉपुलेशन की बुनियाद पे डिवीजन शायद नहीं हुआ था, कंसंट्रेशन की बुनियाद पे हुआ था। इंडिया में 47 में मुसलमान वर 40% शायद, लेकिन 40% लैंड तो नहीं मिली थी ना मुसलमानों को। तो इट डिपेंड्स ऑन द डेमोग्राफी ऑफ द सिचुएशन। अगेन सेइंग के मोना जी, मेरी स्टडी इस परसेंटेज वाले मामले पे नहीं है। एक बात मैं जानता हूं कि 48 में जो यूएन प्लान के तहत पैलेस्टाइन इसराइल के 2 स्टेट बने थे, उसमें आज जो गजा और वेस्ट बैंक है उससे काफी बड़ा इलाका था फलस्तीन के पास, जो इनकी बेवकूफ़ी की वजह से गया। दूसरा ये कि एक बात और जहन में रखिएगा कि जो आज इसराइल और फ़लस्तीन की जो ज़मीन है ना, इससे ज़्यादा बड़ा वो इलाका होता था। सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट के पास है, वो भी पार्ट ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन लैंड था। गोलान हाइट्स और जॉर्डन का काफ़ी इलाका, तो वो सब ये मुसलमान मुल्क खा गए, जिसको खामोश कर दिया गया है, जिसके बारे में कोई बोलता नहीं है। तो ये अगर आप इलाके मिला के देख लेना तो फलस्तीन इसराइल से बड़ा होता साइज में। लेकिन इजिप्ट खा गया अपनी इसराइलियों के, ये फलस्तीनियों की जमीन। जॉर्डन खा गया फलस्तीनियों की जमीन। और गोलान हाइट्स भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा था, जो कि आप कह सकते हैं कि मुसलमान मेजोरिटी था तो पैलेस्टाइन के हिस्से में आता। लेकिन मुसलमान देशों की भी हिपोक्रेसी है ये। एनीवे, अगेन मैं इस पे फुल अथॉरिटी पे बात इसलिए नहीं कर सकता। मैं इस पे स्टडी करूंगा कि क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उस वक्त थी और क्या सारा था, और फिर किसी प्रोग्राम में इस पे मैं बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।